बीजेपी विधानसभा प्रभारी का ऐलान हुआ है। पीयूष गोयल तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वैजयंत पांडा असम के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी ने ये घोषणा की है, निर्णय लिया है। अर्जुन राम मेघवाल, मुरलीधर मोहोल तमिलनाडु के सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा दर्शना जरदोश, सुनील शर्मा असम के सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज संसद के दोनों सदनों में इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई और इस रैली में पहुंचे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। आज संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी के खिलाफ नारे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी को पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से माफी की मांग की। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में आज का ये अहम बिल पेश होने की उम्मीद थी। यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। हालांकि दोनों ही सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हो गया। कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने को लेकर टकराव बढ़ गया। इसी के बाद सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। और कल रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और बात एक और बड़ी खबर की, कुछ देर में दिल्ली पहुंचेंगे नितिन नबीन। बीजेपी सांसद स्वागत के लिए पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीजेपी के सांसदों को एयरपोर्ट पहुंचने के निर्देश दिए हैं। एयरपोर्ट पर करेंगे नितिन नबीन का स्वागत। आज कार्यभार संभालेंगे नितिन नबीन। दिल्ली रवाना होने से पहले महावीर मंदिर भी पहुंचे थे दर्शन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत होगा। एयरपोर्ट पर भी सांसद मौजूद रहेंगे। इसके बाद बीजेपी ऑफिस वो जाएंगे, जहां पर भव्य स्वागत की तैयारी पहले से ही कर ली गई है। कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर तमाम शुभकामनाओं का सिलसिला भी देखने को मिला। पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपने फैसले से एक बार सबको फिर से चौंका दिया है। बिहार के मंत्री नितिन नबीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। आज ही वो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। नितिन नबीन 5 बार के विधायक हैं, 45 साल के युवा हैं। उन्हें सरकार और संगठन दोनों का तजुर्बा है, लेकिन किसी ने उनके नाम के बारे में सोचा नहीं था। हालांकि जेपी नड्डा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाए गए थे। कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए अपने नाम का ऐलान होने के बाद नितिन नबीन आज पटना के हनुमान मंदिर पहुँचे और पूजा की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं का आभार जताया। पार्टी ने कार्यकर्ता पर भरोसा किया है और हमेशा पार्टी ने कार्यकर्ताओं को बढ़ाया है,
तो निश्चित रूप से वो पार्टी के भरोसे पर काम करने का प्रयास करें। बिहार चुनाव के दौरान आपकी बड़ी भूमिका में दिख रहे थे दिलीप जी के साथ लगातार बैठकों में। अब तो बंगाल भी चुनौती होगी नीतीश जी आपके सामने। कितनी बड़ी चुनौती होगी? बताएंगे भैया। अभी बंगाल को निश्चित रूप से कोई चुनौती नहीं है। जब एनडीए गठबंधन मिलकर लड़ता है तो कोई चुनौती नहीं रहती है। नितिन नवीन आज दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यभार संभालेंगे, साथ ही उनके भव्य स्वागत की तैयारी है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछले हफ्ते प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है। एसआईआर के मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत हुई है। मुलाकात के सवाल को प्रियंका गांधी ने टाल दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, ये कोई न्यूज है। पीके से मुलाकात की खबर आ रही है, ये कोई न्यूज है? क्या मैम आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं? ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर? तो प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया उनकी मुलाकात को लेकर कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कुछ डायरेक्ट जवाब नहीं दिया और कहा ये कोई न्यूज़ है। एसआईआर के मुद्दे पर बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि ये बातचीत हुई है जब मुलाकात हुई। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। कुमार, हालांकि प्रियंका गांधी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन क्या मुलाकात हुई थी और बातचीत क्या एसआईआर पर हुई है? देखिए, सूत्रों का ये कहना है कि पिछले हफ्ते प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच में मुलाकात हुई है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी वोट कटे हैं हर विधानसभा में, बिहार में भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म था दोनों के बीच बातचीत का। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि एक अनौपचारिक मुलाकात हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से इसको ऑफ रिकॉर्ड में डिनाई किया जा रहा है। और प्रियंका गांधी से पूछा गया जब ये सवाल, तो उन्होंने कहा ये कोई न्यूज है, यानी ना हाँ कहा ना कहा। और कांग्रेस पार्टी इस मुलाकात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती है, इसीलिए वो आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से बच रही है। जी, शुक्रिया आपका कुमार, ये जानकारी देने के लिए। और अब खबर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी एक खबर, जो आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल मोदी सुशासन यात्रा में शामिल हुए। तिरुपति में उन्होंने रैली और रोड शो भी किया। रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में अटल मोदी सुशासन यात्रा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सहभागिता उनकी बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शा रही है। सीएम धामी तिरुपति में आयोजित विशाल जनसभा और रोड शो में शामिल हुए। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ और उनके समर्थन में लगाए गए नारों ने यह साफ कर दिया है कि उनका प्रभाव अब राज्य की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ चुका है। हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में भी सीएम धामी की मजबूत मौजूदगी ये दिखा रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को जमीन पर उतारने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यही कारण है कि उनका नेतृत्व आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है। सख्त निर्णय, साफ नीति और नतीजे देने वाला नेतृत्व ही सीएम धामी की पहचान बन चुका है। सीएम धामी उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, युवाओं के लिए रोजगार और सशक्त कानून व्यवस्था, ये सभी प्रयास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अगली बड़ी खबर का करेंगे रुख। लूथरा ब्रदर्स कल सुबह दिल्ली लाए जाएंगे। बड़ी जानकारी लूथरा ब्रदर्स को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस कस्टडी में लेगी इन्हें। और गोवा के नाइट क्लब में जो अग्निकांड हुआ, उस पूरे मामले में अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी भारत के अंदर। तो लूथरा ब्रदर्स को कल गोवा ले जाया जाएगा। तो इस घटना के बाद से ही वो देश छोड़कर चले गए थे, लेकिन आखिरकार अब उनकी वापसी हो रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस उन्हें कस्टडी में लेगी। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है लूथरा ब्रदर्स के हैंडओवर को लेकर? कब गोवा पुलिस को दिया जाएगा? आगे भारत में उन पर क्या कार्रवाई होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए, कल लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच एजेंसी लगातार जो बैंकॉक की एजेंसी है
उनके संपर्क में और उम्मीद है कि कल उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट करते ही जैसे वो दिल्ली पहुंचेंगे IGI एयरपोर्ट पर, उन्हें तुरंत गोवा पुलिस जो पहले से यहाँ मौजूद रहेगी वो उन्हें बाकायदा कस्टडी मिलेगी और उसके बाद दिल्ली की संबंधित अदालत में वहां पर पेश किया जाएगा और उसके अलावा फिर उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर सीधा गोवा ले जाया जाएगा। तो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और सूत्रों के मुताबिक कल फ्लाइट पहुंचेगी और उसी फ्लाइट में जो बैंकॉक से आएगी उसी फ्लाइट के अंदर गोवा ये जो तरुण और गौरव जो लूथरा है ये दोनों भाई इसमें मौजूद रहेंगे और उनको दिल्ली पहुंचते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते पीओके में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से पीओके में आतंकी एक्टिव होने लगे हैं। पीओके में लश्कर के आतंकी फिर से एक्टिव हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लश्कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नीलम जिले में अपने जिहादियों के लिए लॉन्च पैड और शेल्टर का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा लोअर दीर खैबर पख्तूनख्वा में जिहाद अक्सा ट्रेनिंग कैंप के पास एक और मरकज बना रहा है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के ठिकाने तबाह कर दिए गए थे, लेकिन मुनीर और शहबाज की शह पर पीओके में धिरकोट, खईगला, पलंदरी और शारदा इलाके में 4 बड़े मरकज बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल लश्कर के आतंकी लॉन्च पैड के रूप में कर सकते हैं। इस सिलसिले में लश्कर के पीओके यूनिट के डिप्टी चीफ हनीफ नीलम वैली पहुंचा, जहां उसने नीलम जिले में बने नए टेरर कैंपों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल लश्कर की योजना पीओके के अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे मरकज बनाकर अपने आतंकियों को छिपाने और सुरक्षित रखने की है, ताकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उन्हें आसानी से निशाना न बना सकें। और पहलगाम हमले मामले में करीब 6 महीने की जांच के बाद एनआईए आज अपनी पहली चार्जशीट स्पेशल एनआईए कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। इस चार्जशीट से कई बड़ी और अहम साजिशों का पर्दाफाश हो सकता है। देखिए संवाददाता रमन सैनी की ग्राउंड रिपोर्ट। 22 अप्रैल को पहलगांव के बाइसरन में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही थी और अब 6 महीने उस केस को होने को है और इस को लेकर पहली चार्जशीट जो है वो आज एनआईए स्पेशल कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी प्रोड्यूस करने जा रही है। हम इसमें एनआईए कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम तरीके की सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और जब एनआईए अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी स्पेशल एनआईए जज के सामने, उस समय उन तमाम सवालों के जवाब जो चार्जशीट के माध्यम से मिल पाएंगे। सवाल जो है वो लगातार इस बात को लेकर बने हुए थे कि आखिरकार किस तरीके से आतंकी जो है वो बाइसरन घाटी तक पहुंचे थे और किस तरीके से इस आतंकी हमले को उन्होंने अंजाम दिया था। जिस तरीके से देखेंगे कि पहलगांव हमले के पीछे पाकिस्तान की पूरी साजिश का खुलासा जो है वो इस चार्जशीट में होगा। कौन कौन इस आतंकी हमले में शामिल थे उसका खुलासा जो है चार्जशीट के माध्यम से होगा। साथ ही साथ में आतंकियों के मददगार कौन थे, क्योंकि 2 OGWs जिसमें परवेज जोथर और बशीर जोथर को उसी बाइसरन हमले के बाद जो है वो करीबन 22 जून को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। देश के पहाड़ी राज्य भीषण ठंड की चपेट में है। तापमान माइनस में है और इसका साफ असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिसंबर ने इशारा कर दिया है कि जनवरी में जमाने वाली सर्दी पड़ेगी। हरियाणा के झज्जर का हाल देखिए, सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान लुढ़कने से लोग घरों में कैद हो गए हैं। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राजस्थान में हाथ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। एक तो सर्द हवाएं, ऊपर से कोहरे ने डबल अटैक किया है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। धौलपुर में कई जगह पारा 2 डिग्री से नीचे चला गया है। यूपी में सर्दी ने रफ्तार थाम कर रख दी है। ये तस्वीरें मैनपुरी की हैं, जहां घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 0 है। अलाव के जलकर लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। हापुड़ में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। हापुड़ के अनवरपुर इलाके में कोहरे के कारण 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की सूचना है। और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा हुआ है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली और एनसीआर में सांसों का आपातकाल लगातार जारी है। आज सुबह दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है और लगातार दिल्ली में औसत AQI 400 से ज्यादा है, यानी कि दिल्ली में जहरीली हवा से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। और यही वजह है कि अब सुबह उठकर आम दिनचर्या करने वाले लोगों की जो रूटीन है वो चेंज हो रहा है। फिलहाल दिल्ली में कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो औसत AQI है वो काफी ज्यादा है। अलीपुर की बात की जाए तो अलीपुर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 6 बजे 447, आनंद विहार पे 493, लगभग 500 के करीब है। अशोक विहार में 500 तक पहुंच चुका है। आया नगर में 421, भवाना में 480, बुराड़ी में 454, चांदनी चौक में 438, DTU में 483 है। जो तमाम इलाके हैं दिल्ली के लगभग सभी, इस जगहों पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI है वो 400 का आंकड़ा पार करके लगभग 500 के करीब है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सुबह कम विजिबिलिटी के चलते ग्रेटर नोएडा में कई वाहन आपस में भिड़ गए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के साथ अब जानलेवा कोहरे का सितम शुरू हो गया है। सुबह दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। इस धुंध के चलते कई बड़े सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें आधा दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकरा गए और कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर सुबह घने कोहरे के कारण भीषण हादसा हो गया। कम विजिबिलिटी की वजह से एक के बाद एक लगभग आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहनों के अलग हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। दुर्घटना के तुरंत बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। आने वाले दिनों में फिलहाल लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली NCR में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जबरदस्त कोहरा छा रहा है और कई जगह विजिबिलिटी शून्य है, जिसके कारण गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली और NCR में सबसे ज्यादा घना कोहरा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि गाड़ियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो असली ठंड है वो 22 दिसंबर के आसपास शुरू होगी, क्योंकि 18 दिसंबर को एक अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टकराएगा और उसके बाद पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी होगी और 19 दिसंबर से के बाद ये जो मौसम है वो करवट लेगा और 22 दिसंबर के बाद काफी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के बाद लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। बर्फीली हवाएं होंगी, लोगों को ठिठुरन का एहसास और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है चलने में। मौसम विभाग के मुताबिक अब इसी तरीके से अगले कुछ और दिन तक घना कोहरा सुबह के वक्त दिल्ली और NCR में छाया रहेगा। और मध्य प्रदेश के रीवा के संजय गांधी अस्पताल के सामने दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक अधजले नवजात का शव मिला है। मामला रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर का है। यहां रविवार को अचानक आग लग गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने उस समय आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई थी और दावा किया था कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग बुझने के बाद जब ऑपरेशन थिएटर की सफाई की जा रही थी, तभी वहां एक नवजात का अधजला शव मिला, जिसके बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। कर्मचारियों से लेकर मरीजों के परिजनों तक सभी सकते में आ गए। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन ने अपनी तरफ से सफाई पेश की। प्रबंधन का कहना है कि जब आग लगी उस समय ऑपरेशन थिएटर में एक डिलीवरी का ऑपरेशन चल रहा था। बच्चे का जन्म मृत अवस्था में हुआ था। इस पूरे मामले ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उसी समय आग लगी, जब निकला है और जब उसको सील रहे थे अंतिम सूचना, तभी आग लगी है। तो अफरा तफरी में वो सब लोग लेके भागे हैं, उस पेशेंट को बचाए हैं, जाके मेजर ओटी में गए हैं, नीचे इमरजेंसी ओटी में। और उसी में हमको लगता है कि उसका शव जो है, बच्चे का शव जो वहाँ रखा रह गया था, तो वो गंभीर रूप से झुलस गया है।
खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के मेदक हैदराबाद रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे व्यक्ति को कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह मेदक जिले में एक कार ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई। मेदक हैदराबाद रोड पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक पैदल चल रहे व्यक्ति को जबरदस्त टक्कर मारी। वो उछलकर दूर जा गिरा। कार खेत पे जा घुसी। पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना पास लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के अनुसार श्रीधर नाम का शख्स चन्ना घनपुर के ऐतक IML डिपो में काम करता था। बताया जा रहा है कि वो पैदल सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। करीमनगर के रहने वाले श्रीधर गंडी मौसम्मा इलाके में रह रहा था। काफी गंभीर चोट लगने और ज्यादा खून बहने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी अस्पताल में भेज दिया है। वहीं कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि क्या कार चालक नशे की हालत में तो नहीं था। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा कार की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। और बात राजस्थान की। राजस्थान के डीग से एक युवक के डांस करने और बंदूक से फायरिंग करने का वीडियो सामने आया। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। बंदूक पे डिस्को का ये वायरल वीडियो राजस्थान के डीग का है, जिसमें दिख रहा है कि एक युवक हाथ में बंदूक लेकर डांस कर रहा है और बीच में हवा में फायरिंग भी करता नजर आ रहा है। वीडियो डीग के कसई मोहल्ले का बताया जा रहा है, जिसमें लंबे बालों वाला युवक, जिसकी पहचान जीशान के रूप में हुई है, बंदूक थामकर जोर शोर से डांस कर रहा है। वीडियो में जीशान फायर भी करता दिख रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वीडियो कब का है, उसके बाद उस बंदूक का लाइसेंस है या नहीं। वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ अन्य लोग भी नजर आ रहे हैं जो तालियां बजा रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद नगर थाने के SHO लाखन सिंह ने देर रात ही 2 युवकों को पकड़ लिया और उनसे हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही साफ होगा कि युवक जिस हथियार से फायरिंग करता दिख रहा है वो लाइसेंसी है या नहीं। इसके अलावा वीडियो कब बनाया गया, इसे लेकर भी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के जोधपुर में बेखौफ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। कार में तोड़फोड़ का यह वीडियो राजस्थान के जोधपुर का है, जहां प्रताप नगर सदर थाना क्षेत्र की लाला लाजपत राय कॉलोनी में देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। बेखौफ बदमाशों के हुड़दंग का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि करीब 6 बदमाशों ने घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए और आसपास के घरों पर पत्थरबाजी की। युवकों ने कार पर लाठी डंडों से बार बार हमला किया। कार के कांच को तोड़कर गाड़ियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिए गए। बदमाश यही नहीं रुके, उन्होंने घरों में घुसने की भी कोशिश की। बदमाशों ने ऐसे उत्पात मचाया जैसे इनमें कानून का कोई खौफ नहीं है। घटना से महिलाओं और बच्चों में दहशत फैल गई। सभी ने घरों के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। हमला करने वालों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पूरे इलाके में भय का माहौल है। घटना का वीडियो सामने आया है, वहीं पुलिस ने CCTV वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बदमाशों की पहचान की जा रही है। इंदौर के पास मानपुर इलाके में मुंबई आगरा 4 लेन पर आज सुबह 2 ट्रक में भीषण आग लग गई। घटना का कारण क्या था, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आग कितनी भीषण थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। 2 ट्रकों में लगी इस आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। इससे सड़क पर लंबा जाम लग गया और दोनों ओर से यातायात पूरी तरह प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। वहीं पुलिस ने जाम में फंसे वाहनों को हटाकर यातायात व्यवस्था बहाल करने की कवायद की। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जुलवानिया से इंदौर की ओर एक ट्रक आ रहा था। इसमें ऑयल पेंट भरा हुआ था। ड्राइवर चाय पीने के लिए एक ढाबे पर रुका। उसके पीछे ही एक वाहन खड़ा हुआ था। तभी आगे खड़े ऑयल पेंट की गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। तभी पीछे खड़े एक और भारी वाहन में आग लग गई। देखते देखते दोनों वाहन आग का गोला बन गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। तभी मौके पर पहुंची मानपुर और महू की फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बढ़ते आगे।
सर्दियों के बीच जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भीषण आग ने हड़कंप मचा दी। तेजी से फैलती लपटों ने बड़े हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है, लेकिन कुपवाड़ा के जंगल धधक रहे हैं। जंगल की इस आग में न सिर्फ वन्य जीव झुलस रहे हैं, बल्कि हरे भरे पेड़ भी तबाह हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, हालात का अंदाजा लगाइए। आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। तेज हवाओं के कारण आग फैलती चली गई और बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण जंगल के पास के गांव और दूसरे इलाकों को खतरा पैदा हो गया। पिछले 2 दिनों से कुपवाड़ा में जंगल जल रहे हैं। आग पर काबू पाने में वन विभाग के पसीने छूट रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन आग फैलती जा रही है। सुनहरे पेड़ों और वनस्पतियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जंगली जीव बदहवास है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही वन विभाग और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमें आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। देखिए, किसी का नहीं छूटा, फंदा करिए। हम लोग का आरोप लगे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। किसी को समय नहीं दिया गया। आप वहाँ देखा हो, अगर एक व्यक्ति भी छोड़ा गया हो, हम तैयार आपको छोड़ने। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोर्ट सारी अभी जबरदस्ती होगा, मत करिए ऐसा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। आप समझा करिए, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हम। सब कुछ हुआ तो आप सुन लीजिए, पूरी हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन अभी ये थोड़ा घटेगा। हम किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये महिला यूपी के सीतापुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम से बहस कर रही थी। ये प्रशासन से और समय मांग रही थी। प्रशासन की टीम और महिला के बीच काफी देर तक बहस हुई। कोर्ट के आदेश पर एसपी आवास मार्ग से JIEC चौराहे तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने लोगों को नोटिस दिया था, लेकिन लोगों पर प्रशासन की चेतावनी का असर नहीं हुआ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से सटे मीरा रोड क्राइम ब्रांच ने 200 करोड़ से ज्यादा की ड्रग केस सॉल्व कर दिया है। इंटर स्टेट ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें गुजरात और राजस्थान से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दाऊद इब्राहिम कास्कर गैंग के बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मीरा रोड से पकड़े गए 2 ड्रग पेडलर की निशानदेही पर ये बड़ी गिरफ्तारी हुई। 4 करोड़ को 1 करोड़ की MD ड्रग बरामद की हुई थी और मुंबई से राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गोवा तक ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। तो एक ड्रग सिंडिकेट का पता लगा है और इंटर स्टेट ड्रग सिंडिकेट बताया जा रहा है, जिसका भंडाफोड़ किया है। कौशिक जी मौजूद हैं। सर, आप बताएं कि ये जो पूरी इंटर स्टेट ड्रग फैक्ट्री पकड़ी है, ये पूरा कारोबार पकड़ा है, इसका सिरा कहाँ से लगा आपके हाथ? इसका सिरा जो है 4 अक्टूबर को काशीगांव पुलिस स्टेशन में एक रेड की गई थी, जिसमें हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया था और 1 करोड़ के आसपास की MD ड्रग्स जो है मेफेड्रोन उनके पास से जब्त किया गया था। पर हम लोग सिर्फ उससे जो है, हम लोगों को लगता था कि ये इसके अंतिम सिरे तक पहुंचना चाहिए और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक हम उसमें 12 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उसके तार जो हैं, जो बाकी स्टेट से जुड़े हुए थे, वो हमने कम्प्लीटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। गुजरात से होते हुए इसके तार हमें ये फाइनल फैक्ट्री तक मिले और झुंझुनू में हमारी एंटी नारकोटिक्स की टीम्स ने वहाँ पे रेकी करके और वहाँ पे जो रेड की है, तो उसमें ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट हमें मिला, जो एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में पीछे चलाया जा रहा था। और बात करते हैं अब अगली खबर की, जहां आपको बताते हैं कि पूर्व सांसद रामविलास वेदांती का निधन हुआ। दुखद खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद रामविलास वेदांती के निधन की जानकारी MP के रीवा में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इस दौरान उनका निधन हुआ।
राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे वेदांती। कई बार सांसद रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में से एक, और 1990 के दशक में भी लोकसभा सांसद रहे। 1996 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। 98 में प्रतापगढ़ के सांसद बने। अस्पताल में भर्ती कराया गया था तबीयत बिगड़ने पर, जहां उनका निधन हो गया। शुभम गुप्ता हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, क्या जानकारी? देखिए, राम मंदिर आंदोलन के जो अग्रणी संत थे, जो पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी, उनका आज सुबह ही रीवा में निधन हुआ है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और रीवा में वो राम कथा करने के लिए पहुंचे थे 10 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पर उनकी तबीयत बिगड़ी। रीवा के एक अस्पताल में ही उनका इलाज चल रहा था। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही थी, मगर घना कोहरा होने के कारण एक तरह से फ्लाई नहीं हो सका और रीवा के ही अस्पताल में उनका निधन हुआ। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को एक आश्रम में रखा गया था और अयोध्या के लिए ले जाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शुभम, और बड़ी बात यह भी है कि वेदांती वो नेता हैं जिनका नाम कई मुद्दों पर सामने आया है। साफ जन्मभूमि आंदोलन की बात करें तो इस दौरान भी इस मुद्दे को उन्होंने खूब उठाया था। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राजस्थान के झुंझुनू में गैंगवॉर हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हथियार के साथ एक कार भी जब्त की गई। राजस्थान के झुंझुनू में 12 दिसंबर 2025 को हुई गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा गैंग के सक्रिय सदस्य सुनील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिंटू भीचरी उर्फ शूटर और हिस्ट्री शीटर राजू सिंह उर्फ राजू अठवास को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि फरार आरोपी नंदू सिंह उर्फ फौजी को सीकर पुलिस के सहयोग से पकड़ लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गैंग वॉर जमीन विवाद को लेकर हुआ। श्रवण और हिस्ट्री शीटर रविंद्र कटेवा गैंग के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी। श्रवण भादवासी गैंग ने रविंद्र कटेवा की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी देकर बदमाशों को भेजा था। घटना होती है खिरोड़ गांव में। रविंद्र कटेवा के घर पर 4 बदमाश आते हैं स्विफ्ट गाड़ी से, और उनका मकसद जो था वो रविंद्र कटेवा के ऊपर फायरिंग करके उसकी हत्या करने का मकसद था। उस घटना के बाद क्या होता है कि चारों बदमाशों ने फायरिंग करते हैं तो एक को गोली लगती है सुनील सुंडा को, और उसकी हत्या हो जाती है। महाराष्ट्र के लातूर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक रिकवरी एजेंट को बोरे में बांधकर कार सहित जला दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के लातूर में एक बैंक के रिकवरी एजेंट की विभत्स तरीके से हत्या कर दी गई। रिकवरी एजेंट को एक बोरे में बांधकर कार सहित जिंदा जला दिया गया। दिल दहलाने वाला मामला लातूर के औसा तालुका के वानवड़ा रोड पर हुआ है। यहाँ एक जली हुई कार में एक शव मिलते ही हड़कंप मच गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की। कार से बरामद शव की पहचान औसा तांडा के रहने वाले गणेश चौहान के रूप में हुई है। वो एक फाइनेंस कंपनी में वसूली का काम करता था। जब पुलिस की टीम कार के पास पहुंची तो कार बुरी तरह से जल चुकी थी। जली हुई कार के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि कार औसा टांडा क्षेत्र की है। कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने गाड़ी मालिक के परिजनों को ढूंढ निकाला, जिससे मृतक की पहचान संभव हो सकी। यह हत्या आखिर क्यों हुई? इसके पीछे आर्थिक लेन देन, वसूली से जुड़ा विवाद या कोई दूसरी आपराधिक साजिश है? इसे लेकर फिलहाल हालात अभी साफ नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। अभियुक्तों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन करने की तैयारी है। भयावह घटना से औसा तालुका में दहशत का माहौल है। बढ़ते आगे बात एक बड़ी खबर की करते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रतियोगी छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। लोक सेवा आयोग के बाहर हंगामा किया छात्रों ने। प्रतियोगी छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए ये प्रतियोगी छात्र दिखाई दिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ये छात्र। यूपी के रिजर्व कैटेगरी, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप हो, सभी का टॉप ज्यादा। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के कांदिवली में मारपीट के अभियुक्तों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया और मारपीट की।
मारपीट की ये तस्वीर महाराष्ट्र के कांदिवली इलाके की है, जहां पुलिसकर्मियों से कुछ लोग उलझे हुए हैं। पुलिस डंडा चला रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वहां वर्दी का कोई एक बाल नहीं है। देखिए कैसे काली टी शर्ट में दिख रहा ये शख्स पुलिस के साथ हाथापाई कर रहा है। बस से पुलिस उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पुलिस को चाटा मार रहा है। लाल गमछा और धोती पहने इस बुजुर्ग की हिम्मत देखिए, पूरी ताकत के साथ पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के जवान पर घूंसों से प्रहार कर रहे हैं। ये युवक छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बुजुर्ग पुलिस वाले को छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिसकर्मियों और इन लोगों के बीच काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कांदिवली पश्चिम के एकता नगर इलाके में मारपीट के मामले में पुलिस लोगों को पकड़ने गई थी, तभी इन लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। गुजरात में राजस्थान के रहने वाले एक बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महेश रोत नाम के इस ड्राइवर को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि उसने दिवाली पर घर जाने के लिए अपनी सैलरी मांगी थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो लोगों से बेरहमी से पीट रहे हैं, उसे लगातार थप्पड़ मार रहे हैं। वो बचने की कोशिश करता है, रहम की भीख मांग रहा है, तभी उसे एक शख्स नीचे गिरा देता है और पैर से मारने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों लोगों के सिर पर खून सवार है। दरअसल मारपीट का ये वीडियो दिवाली के समय का है। राजस्थान के डूंगरपुर के रहने वाले महेश रोत बस चलाते थे और ये मारपीट उनके साथ गुजरात के गंभोई में बस के ऑफिस में की गई थी। मारपीट के बाद महेश रोत की हालत बिगड़ गई और वो लगातार बीमार चलने लगे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक 13 दिसंबर की रात को महेश की तबीयत अचानक बिगड़ी। वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी भारत में 3 दिन के गोट इंडिया टूर पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मुंबई में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मुलाकात की। क्रिकेट के दिग्गज सचिन से जब उनकी मुलाकात हुई तो एक दूसरे को उन्होंने टी शर्ट भी भेंट की। यहां पर भी कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए। सचिन ने वानखेड़े स्टेडियम में उन्हें अपना नाम लिखी हुई टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जर्सी गिफ्ट की। मेसी शाम करीब 5:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ अर्जेंटीना और भारत का झंडा भी थामा। साथ ही मेसी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड के सितारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला और दर्शकों में फुटबॉल भी फेंकी। मेसी ने मुंबई में सुआरेज और डी पॉल के साथ इवेंट में हिस्सा लिया। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर से ही दर्शकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शाम करीब 5:30 बजे भारत के दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री वानखेड़े स्टेडियम पहुंचे। यहां उन्होंने इंडियन स्टार्स और मित्र स्टार्स टीम के साथ फ्रेंडली मैच खेला। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ भी मैच खेलते नजर आए। मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। मेसी ने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और एक्ट्रेस करीना कपूर से भी मुलाकात की। और कश्मीर में बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है। बर्फबारी के कारण यहाँ की सुंदरता और बढ़ गई है। लोगों को बर्फीले नजारों के साथ साथ कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर सर्दी कितनी ज्यादा है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चारों तरफ बर्फ की सफेद मोटी चादर है। क्या घर, क्या पेड़, क्या गाड़ियां, हर तरफ बर्फ का कब्जा है। पहाड़ों पर कई फीट तक बर्फ जमी है। मंजर हिमयुग जैसा है। बर्फबारी की यह तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके की है। ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। पेड़ों का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पौधे भी बर्फबारी का स्वागत कर रहे हैं। इस इलाके में सबसे ज्यादा हिमपात गुरेज घाटी में हुआ। गुरेज के ऊंचे इलाकों जैसे डावर, कंजालवान, नीरू, बागतोर और तुलैल में लगभग 4 इंच बर्फबारी हुई है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। अब श्रीनगर का हाल देखिए। तापमान में गिरावट के साथ यहाँ शीतलहर का कहर जारी है। डल झील जमने लगी है और पारा माइनस में है। कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है।
भारत में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में स्वास्थ्य बीमा लेने वालों में बड़े शहरों के मुकाबले टियर 2 और टियर 3 शहर आगे आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देश के इंश्योरेंस सेक्टर ने पिछले 11 वर्षों में तेज ग्रोथ की है। अक्टूबर में जीएसटी खत्म होने के बाद स्वास्थ्य बीमा लेने वालों की संख्या बढ़ी है। पॉलिसी बाजार की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 में अब तक स्वास्थ्य बीमा लेने वाले कुल ग्राहकों में 62% टियर 2 और टियर 3 शहरों से हैं। टियर 2 शहरों में 10 से 14 लाख का बीमा लेने वालों की संख्या 47% बढ़ी है, जबकि टियर 3 शहरों में ये बढ़ोतरी 49% रही है। खास बात यह है कि टियर 2 और टियर 3 शहर के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य बीमा की मांग ने मेट्रो शहरों को पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य बीमा की मांग में टियर 2 क्षेत्रों में 24% और टियर 3 शहरों में 38% की बढ़ोतरी रही, जबकि टियर 1 शहरों में स्वास्थ्य बीमा लेने वालों की संख्या वित्तीय वर्ष 2022 से 46% घटकर वित्तीय वर्ष 26 में 38% हो गई। वित्तीय वर्ष 23 में शुरू हुई ईएमआई सुविधा ने स्वास्थ्य बीमा को भी बूस्ट दिया है। ईएमआई के चलते स्वास्थ्य बीमा लेने वालों में टियर 3 शहरों में 41%, टियर 2 शहरों में 38% और टियर 1 शहरों में 29% बढ़ोतरी हुई है।